हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज शानदार सेशन। जैसा कि कल था वैसा ही आज होगा, लेकिन आने वाला कल आप लोग खुद लिखने वाले हैं अपने ही इन ABCD से। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप है ना वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक, प्यारे भाइयों और बहनों तक, जल्दी से फटाफट से। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट मेंसुरेशन का रिवीजन। हर चीज को अच्छे से कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, सब चीजें आपके काम आने वाली हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, ये चैनल आप सभी के बहुत काम आएगा। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं रेगुलर आपको क्लासेस दे रहा हूं और वो टॉपिक ले रहा हूं जिन पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं पेपर में। आपको निश्चित तौर पर आप इससे बहुत कुछ हेल्प मिल पाएगी आपको। स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी पर जो डिस्काउंट चल रहा है वो 20% का, वो 30 तारीख तक वैलिड है। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक दी गई है उससे जाकर मेरे कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां मैं पूरा डिटेल में ये सब चीजें पढ़ाता हूं। ये मेरा टेलीग्राम है, जहां पर आप जुड़ेंगे तो इस क्लास की PDF भी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए, मैं बात करना चाहता हूं पहले 2D फॉर्मूले की। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2D में जो सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ट्राइंगल। अब आपको कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी हम इस चीज डिस्कस कर रहे हैं फटाफट से, लेकिन करेंगे पूरी चीज डिस्कस। कि अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो जो आपका एरिया होता है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया जो निकलता है वो हीरो के फॉर्मूला से निकलता है, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। और यहां पर जो S होगा वह क्या होगा? अर्ध परिमाप A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये बात आपको क्लियर है? चलो सर, ये चीज क्लियर हो गई। और ये जो ट्राइंगल हो जाएगा ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। सबको क्लियर है भाई? चलो सर, ये तो क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि इस ट्राइंगल के दो भुजाओं के बीच में मैंने एंगल दे दिया, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने बोल दिया कि दो भुजाओं के बीच में अगर मान लीजिए मैंने एंगल दे दिया तो क्या होगा? तो सर, अगर आपके दो भुजाओं के बीच में एंगल दे दिया तो एरिया निकालने का तरीका है 1/2, जिन भी दो भुजाओं के बीच है AC और उनके बीच में साइन थीटा। नोट कर लो, ये हर एक चीज पेपर में काम आने वाली है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। आइए, तीसरी चीज अगर आपसे पूछ ली जाए कि भैया तीसरा तरीके से एरिया कैसे निकालते हो, तो किसी भी ट्राइंगल में, सुनना मेरी बात, एरिया जो होता है वो 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होता है। सबको पता है? तो आप मुझे बताओ कि क्या आप बेस और हाइट कोई भी ले लोगे क्या? कोई भी ले लोगे क्या? बताओ, कोई भी बेस और हाइट ले लोगे क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता सर। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको बेस और हाइट का जो रिलेशन होगा वो आपस में संगत होगा। संगत मतलब करस्पॉन्डिंग लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहां की यहीं देता हूं आप लोगों को, जो कि SSC CHSL में भी आया हुआ है, CGL में भी आया हुआ है, कि आपका एक ट्राइंगल ABC है जिसमें आपका एक बेस 9.6 है और उस पर डाला गया परपेंडिकुलर जो दे रखा है वो आपका कितना है? 20 है। आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए ये परपेंडिकुलर क्या होगा? जो BE इसको बोल दिया गया, ये D मान लीजिए। अगर इसका बेस 40 है तो ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाता है। तो अब यहां बोल दिया गया सर BE निकालिए आप। तो क्वेश्चन तो वही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? जो बेस ले रहे हो, जो आधार ले रहे हो, उसी के ही करस्पॉन्डिंग आपको हाइट लेनी है। यानी कि अगर मान लो ये ट्राइंगल आपके सामने है तो आप वही लगाओगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बराबर करोगे 1/2, आपका जो करस्पॉन्डिंग बेस है वो है 20 और उसकी जो हाइट जो निकाल रहे हो वो। आई बात समझ में? तो आंसर जो हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। तो जो आपकी हाइट हो जाएगी वो 4.8 हो जाएगी। ठीक है, चीजें क्लियर हैं भाई माय डियर? अच्छा लग रहा है? हाँ या ना में जवाब भी देते जाना। तो ट्राइंगल पर जो भी चीजें बनती हैं, मैंने आपको ट्राइंगल के अभी केवल और केवल 3 तरह के फॉर्मूले लिखाए हैं जिन पर प्रश्न आपके बनते हैं। आधार इंटू ऊंचाई वाला, अगर दो भुजाओं के बीच में कोण दे रखा हो
तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है। अब आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है, माना परित्रिज्या, अभी पूरा बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। परित्रिज्या यानी कि आर गिवन हो, सरकम रेडियस गिवन हो, सरकम रेडियस हो, है ना, सरकम रेडियस दिया हो, गिवन हो, और साइड्स भी पता हो, तो फिर एरिया कैसे निकाल सकते हो आप। तो फिर एरिया कोई निकालने का तरीका है क्या? हाँ, याद करो, एरिया को हम डेल बोलते हैं और उसका रिलेशन आप ऐसे निकाल सकते हो, सर आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो आप एक संबंध ये भी यहां पर आप दिखा सकते हो हमें, कभी कभार ये संबंध भी आपके काम आता है। अब जैसे कि आनंद कह रहा है सर a अपॉन √3, मतलब नहीं है ना दोस्त, आप चले गए आगे अब और आप समझ ही नहीं पाए कि आप वो क्यों लिख रहे हो, वो समबाहु त्रिभुज के लिए होता है भाई। हाँ चलिए, अगर मान लो सर इनर रेडियस दे दी हो तो उससे क्या संबंध है, डेल अपॉन एस। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ये वो संबंध है, ये वो रिलेशन है जिनसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिफाइन कर सकते हो। ट्राइंगल निकालना एरिया, तो हो सकता है कि आपको अर्ध परिमाप दे दे और छोटी अंत त्रिज्या दे दे। भाई यहां पर ये जो आर है ये अंत त्रिज्या तो है, ये आपकी जो आर है ये इनर रेडियस ही तो है। हाँ, यही सबसे अच्छी चीजें होती हैं कि सर हमारे दिमाग में क्लिक नहीं किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगा। फॉर्मूले ऐसे लगते हैं कि जो इंटरनली काम आते हैं कई बार, ठीक है। हाँ, एक दिनेश कह रहा है सर वीडियो के लिए पढ़ाओ सर, रात को 8 बजे क्लास चलती है डेली, उसका होश नहीं है तुम्हें पता ही नहीं कि क्या चल रहा है देश में। कोई बात नहीं, चलिए, अब जिस बच्चे को नहीं पता रहेगा उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। सर और कोई ट्राइंगल निकालने का तरीका, एक इस तरह का ट्राइंगल का एरिया भी निकाला जाता है, उस तरह के ट्राइंगल का एरिया भी निकाला जाता है जब 3 बिंदु आपको दे रखे हो। 3 बिंदु कौन कौन से, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तब कौन सी चीज लगाओगे, तब भी तो एरिया निकालना है। अब यहां कुछ और चीज काम नहीं आएगी, ये आपके कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम में से एरिया निकालना हो गया। एरिया कैसे निकालोगे सर, एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2, पहले ले लो x1, फिर आएगा y2 माइनस y3, और एक अजब, फिर आप ले लो x2, फिर आप 2 यहां ले लिया ना, तो y3 ले लो और बचा कितना y1। अरे ये सही है। अब क्या लोगे, अब x3 बच रहा है तो y1, अब 3 तो आ नहीं सकता, 2 ही आएगा। इस तरह का फॉर्मूला, और ये मॉड में आता है ना हमेशा पॉजिटिव। नोट कर लो, हाँ नोट कर लो प्लीज, पहले इस पर ध्यान दीजिए हर्षल, है ना। ये चीज क्लियर हो गई, तो आप ट्राइंगल का इस तरह से पूरा इंतजाम कर सकते हैं। आइए, ये तो कौन सा ट्राइंगल मैंने पूरा बताया आपको, विषम बाहु त्रिभुज बताया, स्केलीन। अगर मैं बात करना चाहता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंग होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा √3a²/4 हो जाएगा। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट, इसकी हाइट की बात करोगे तो हाइट क्या हो जाएगी सर, हाइट हो जाएगी √3a/2। हाँ, बोलते जाना अगर आप नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, अगर इस ट्राइंगल के परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा सर, 3 गुणा इसकी भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज में हाइट ही क्या होती है, माध्यिका होती है, हाइट ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, परित्रिज्या निकालनी हो तो होता है सर a अपॉन √3, और अगर छोटी त्रिज्या निकालनी हो तो अंत त्रिज्या a अपॉन 2√3। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो भी खास बातें हैं वो मैंने आपको यहां पर लिख दी हैं। अगर कल को आपसे पूछे कि भुजा निकालो, हाइट दे रखी है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा ऊंचाई बटे √3।
क्लियर है माय डियर? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है आप सभी को? चलिए सर, अगर मैं आगे बात करना चाहूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की सबसे खास बात आपको मैं आज बताऊंगा, और कृपया करके आप सुनेंगे भी। मैं कहता हूं जैसे कि ये दोनों समान भुजाएं हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल कहता है कि भाई वह ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कृपया करके ध्यान दें, आइसोसेलेस ट्राइंगल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप सामने वाले शीर्ष से एक असमान भुजा पर लंब डालते हो तो अच्छी बात यह है जो ये लंब होता है ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। बस इतना आप दिमाग में रखना। तो ये b/2 और b/2 हो जाएगा क्या? बोलिए भाई साहब। अगर ये पूरा b है, अगर ये पूरा b भुजा है, भाई दो समान भुजाएं होती हैं, है ना? हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? b/2 हो जाएगा, दो बराबर भागों में बांट जाता है। ठीक है हर्षल, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं, है ना? हाँ चलिए, आ जाइए। तो b/2 हो गया। तो अब ये बताइए सर, हाइट क्या होगी? हाइट निकाल सकते हो क्या मेरे लिए? ये पूछा जाता है पेपर में कि अगर आप एडी निकालना चाहते हो, हाइट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? तो हाइट निकालने के लिए आपको पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस में आप ये जानते हैं अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर h बराबर आपका ये आ जाता है a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। क्लियर है? आया मजा? चलिए, तो कुछ भी टेंशन मत लेना। जैसे कल को अगर आपको एरिया पूछा जाए तो आप एरिया के लिए बिल्कुल मत घबराना जिंदगी में। क्यों? क्योंकि यार एरिया का फॉर्मूला वही होता है। क्या होता है बताओ? 1/2, आधार इसका क्या है? b है, और ऊंचाई ये रही। अंडरस्टैंड? तो क्या कभी भी आपको रटना पड़ेगा क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला? जिंदगी में नहीं रटना सर मेरे को। अब मैं संतुष्ट हूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाला ऐसे जाता है, इसका एरिया चुटकियों में निकाल दूंगा, और ट्रिपलेट भी बन जाता है अपनी किस्मत अच्छी हुई तो। ठीक है माय डियर? चलिए, ये समझ में आ गया पूरा? यहां तक मैं ट्राइंगल की पूरी चर्चा कर रहा हूं, आप बस आनंद उठाइए इनका। आइए अब मैं आगे चलता हूं, आगे की बात करता हूं मैं सर्किल की। आगे अगली हेडिंग डाल लीजिए सर्कल के बारे में। सर्कल होता है आपका वृत्त। आप जानते हैं एक सर्किल के बारे में। सर्किल इस तरह से आपको अपने दिमाग में रखना है, जैसे कि मान लीजिए यह इसकी एक रेडियस है। हाँ, तो आपको पता है इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यहां आर आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, और आपको पता है कि ये केंद्र से अगर कोई गुजर रहा है तो वह ए भी आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर क्या होता है भाई? व्यास होता है, और व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो एरिया पता है। सरकमफेरेंस कितना होगा सर? सरकमफेरेंस को बोलते हैं अपन परिधि। किसी भी वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस 2πr होती है। किसी भी वृत्त की जो परिधि है वह 2πr होती है। सबसे क्लियर बात है ना? हाँ, आइए, तो किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। मुझे बताओ कि ये जो वृत्त बनता है ये कैसे बनता है? सर, किसी भी सेंटर पर अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा हो, 360 डिग्री का कोण बन रहा हो, तभी तो यह एक पूरा सर्किल कहलाएगा। हाँ या ना बोलते जाइए। और ये जो इसके एरिया और सरकमफेरेंस हैं ये तभी तो निर्भर करेंगे इस पर। हाँ, यानी कि अगर मैं कहूं कि 360 डिग्री पर 360 डिग्री पर एंगल बनने, एंगल क्रिएट 360 डिग्री एंगल क्रिएट होने पर एरिया πr स्क्वायर होता है और सरकमफेरेंस या कि परिधि 2πr होती है। यदि 90 डिग्री
एंगल हो जाए, यानी कि 90 डिग्री का मतलब आपका जो एक सर्कल है वह एक चतुर्थांश रह जाए। 90 डिग्री का मतलब एक क्वाड्रेंट जो कि इस तरह का रहेगा, इसका चौथा हिस्सा। तो आपका जो एरिया है, क्या मैं कह सकता हूं, a बटे 4 हो जाएगा। और आपका जो परिमाप है, परिधि है सॉरी, वह भी 1/4 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ बताओ? नया एरिया, नया सरकमफेरेंस बटे 4 हो जाएगा। सर ये बटे 4 कैसे आया? 360 का भाग 90 कितना है? 1/4 है। ऐसे चलता है। जैसे कि कल को मैं आपसे बोल दूं कि अगर 60 डिग्री कोई कोण बना रहा है तो उसका एरिया कितना होगा? ऐसा भी तो होगा ना कि दो त्रिज्याएं कभी 60 डिग्री का कोण बना रही हो, तो क्या होगा सर? तो 60 डिग्री का कोण बना रही होंगी, तो एरिया नया वाला कितना होगा? इस पाई आर स्क्वायर का बटे 6। तो सरकमफेरेंस क्या होगा? इस सरकमफेरेंस का बटे 6। एंगल बदलता जाएगा, मामला बदलता जाएगा। अगर 120 डिग्री है तो आपका एरिया कितना होगा? a/3। आपका सरकमफेरेंस कितना होगा? c/3। अगर आपका एंगल 75 डिग्री है तो आपका एरिया कितना होगा? a' बराबर 75/360। भाई उस 360 का आपको भाग देकर देख लेना है बस। तो ये कितना आ गया सर? 15 5 75, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। तो सर ये हो गया 5a/24। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? परिधि भी आपकी कितनी हो जाएगी? 5/24a हो जाएगी। तो आप इस तरह से किसी भी सर्किल का, जिसमें आपसे बोला जाए कि यार एक सर्किल का वृत्त खंड है जो कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तुरंत एरिया निकाल दोगे। अब कोई दिक्कत तो बात नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो यही सबसे अच्छी चीज होती है जो आप सीख रहे हो यहां पर। चलिए यहां तक कोई परेशानी? बोले सर बिल्कुल नहीं है, चलने दीजिए, आगे चलते हैं। अभी जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं एक परिधि की। तो कभी भी किसी चीज से अगर चर्चा की जा रही है आपसे कि यार ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इसकी परिधि कहलाता है। तो अगर कोई भी पूरा सर्किल होगा तो उसका परिधि ही उसका परिमाप है। अगर मान लो कोई हाफ सर्किल हो गया, सर हाफ सर्किल कैसे होगा मैं बताता हूं। जैसे कि मान लो सेमी सर्किल हो गया कोई, सेमी सर्किल हो गया। तो सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है? केंद्र पर जो कोण बना हुआ है वह 180 डिग्री तो है, तभी तो इसको बोलते हैं 360 का आधा। तो आप अगर इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल जो होता है इसका ये वाला हिस्सा होता है जो दिख रहा है आपको। तो क्षेत्रफल वाली बात में तो आप ये कह देते हो कि सर a/2 हो गया, क्षेत्रफल तो आधा हो जाता है। सरकमफेरेंस की बात अगर मैं करूं, इसको मैं परिधि बोल रहा हूं दोस्तों, तो परिधि भी आप बोल देते हो कि सर परिधि तक तो ठीक है, परिधि तो आपकी पाई आर हो जाएगी। पाई आर कौन सी वाली? ये जो दिख रहा है ना ये चाप, इसको हम चाप भी बोलते हैं। जो हम प्रकाल से खींच लेते हैं इसको हम चाप भी बोलते हैं। तो आपका चाप भी बोल सकते हो इसको आप। तो ये जो आर्क वाला हिस्सा है वो पाई आर हो जाएगा आपका। हाँ, एक चीज आती है परिमाप। तो अगर मैं इस अर्धवृत्त का परिमाप की बात करूं, परिमाप को हम हमेशा पेरीमीटर कहते हैं, और पेरीमीटर की डेफिनेशन ही यही है कि किसी एक बिंदु से शुरू होकर उसी बिंदु पर वापस आना ही परिमाप है। यानी कि अगर मैं यहां से शुरू हो रहा हूं और यहीं पर ही वापस आऊंगा तो पाई आर कवर कर दिया और ये और कवर किया है, तो ये क्या है? एक व्यास ही तो है। तो आपका जो परिमाप होगा वो पाई आर प्लस 2r होगा। इसे आप डायरेक्टली दिमाग में रख सकते हैं यूं, पाई की वैल्यू को 22/7 रखिए, आर को कॉमन ले लीजिए, यानी कि यहां आप कह सकते हैं 14 36r/7। तो किसी भी अर्धवृत्त का परिमाप 36r/7 होता है। ठीक है? हाँ ठीक है। किसी भी सौरभ भी जाएगा। चलिए, तो किसी भी आर का जो परिमाप है, मतलब किसी भी जो वृत्त है, अर्धवृत्त है, ये सेमी सर्किल हो गया ना, इस सेमी सर्किल का जो परिमाप होगा वह क्या होगा? आपका ये होने वाला है
36r/7। चीजें क्लियर है यहां तक? चलिए सर आइए, अगर मैं आगे चर्चा करना चाहूं तो आगे की बात अब चर्चा करते हैं। मैंने बोला 60 डिग्री वाले त्रिज्याखंड 60 डिग्री वाले त्रिज्याखंड का एरिया बताइए आप। 60 डिग्री वाले त्रिज्याखंड का एरिया बताइए। त्रिज्याखंड कहते किसको हैं पहले तो आप मुझे ये बताओ, और अगर आपको पता लग जा रहा है तो उसके बाद की बात हम करेंगे आपसे। तो सर त्रिज्याखंड कहते किसको हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं सेक्टर को, ठीक है। और हम अभी सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये भी एक सेक्टर है 180 डिग्री वाला। चलिए, तो अगर मैं 60 डिग्री वाले त्रिज्याखंड का एरिया निकालना चाहता हूं तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि सर इसका मतलब आप इस वाले भाग की बात कर रहे हैं जो कि आपका जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, त्रिज्याओं के बीच का एंगल, ठीक है। और आपने एरिया निकालना है तो एरिया में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप एरिया कह सकते हैं सर πr²/6, ये आपका एरिया हो गया πr²/6। समझ में आ रही है बात यहां तक? ठीक है सर। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं आपसे कि भाई मेरे को ये बता कि इसका परिधि कितना है, इसकी परिधि कितनी है। अब परिधि को आप क्या बोल सकते हैं? चाप की लंबाई भी बोल सकते हैं, परिधि को आप आर्क भी बोल सकते हैं, और आपको बोलना भी चाहिए। तो आप परिधि की बात करेंगे तो परिधि ये वाला हिस्सा होता है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बता सकते हो क्या आप? तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 2πr का 1/6, केवल ये वाला हिस्सा। अगर मैं इसको ए बी मान लूं तो ए बी चाप की लंबाई है, ऐसे भी लिखते हैं इसको ए बी, ये आर्क का सिंबल होता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं कि भाई मेरे को तो परिमाप बता दे, मैं परिमाप जानना चाहता हूं, तो आपको कहानी थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बनेगी, और ये पेपर में जरूर आएगा दोस्तों, लिख के रख लेना मेरे से आप। तो परिमाप कैसे निकालोगे? तो चाप की लंबाई πr/3 तो चलेगा, और 2r और जोड़ देना भाई। और ये 2r कौन सा वाला 2r है? इस केंद्र से ये वाला, ये वाले दोनों r जुड़ गए हैं, ये 2r और जुड़ जाता है। मजा आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करने में कसर मत छोड़ा करो, ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप इसका उपयोग करें, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ये आपका है। हाँ चलिएगा, तो यहां तक समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आइए, मैं एक बार बोल रहा हूं कि आर्क आर्क आर्क, ये आर्क का चक्कर क्या है? मैं कहता हूं आर्क मतलब 2πr मतलब 360 डिग्री का बना हुआ चाप। तो मैं ये कह सकता हूं ये 2π का मतलब होता है एंगल। तो हमेशा याद रखना कि रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है आपको। तो कभी भी आपसे पूछे कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाप बराबर आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस होता है, और एंगल जो लेते हैं अपन वो रेडियन में लेते हैं। रेडियन मतलब समझते हो, कोण का मात्रक होता है रेडियन। किसका मात्रक होता है? एंगल का। रेडियन होता है। 3 तरह के मात्रक होते हैं, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, एक रेडियन बराबर π/2c होता है, और एक ये होता है 100 ग्रेड के। तो इसको बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं हम रेडियन, और रेडियन का जो सिंबल है वो c है, और इसको बोलते हैं ग्रेड। तो एंगल की ये 3 इकाई आपको दिमाग में भी होनी चाहिए, पेपर में ये प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, चलिए एंगल इंटू रेडियस वाली बात समझ में आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई चाप की लंबाई दे रखी हो, आर्क लेंथ L है और रेडियस R है, तो क्या आप एरिया निकाल सकते हो क्या तुरंत? तो अगर एरिया पूछ ले आपसे सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि क्षेत्रफल,
तो क्या होता है वो 1/2 LR। नोट कर लो, पेपर में प्रश्न नहीं आए तो बताना। 100% एक प्रश्न आने वाला है। यहाँ L क्या है? L बराबर चाप की लंबाई, R बराबर त्रिज्या। मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ आप लोग, फटाफट बताओ यार, फटाफट से बताओ। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? चलिए, अच्छा लगेगा और लगना भी चाहिए क्योंकि पूरा रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, आ जाओ फिर आगे चलो। मैं अगर आपसे बात करना चाहूं, ये बताओ कि जो आपका रेडियस है, अगर एरिया की बात करूं तो एरिया किस पे निर्भर करता है? R² पे, और आपका सरकमफेरेंस R पे। सही बात है कि नहीं भाई? पाई वाई तो जाने दो, कंसेप्ट की बात करो। तो अगर मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछता हूं कि भाई अगर आपने अपनी रेडियस को डबल कर दिया तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? तो आप तुरंत बोलेंगे पुराने एरिया का 4 गुना, क्योंकि आपका जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर पे निर्भर करता है। तो आपका जो सरकमफेरेंस हो जाएगा वो डबल ही होगा, क्योंकि वो केवल R पे निर्भर करता है। तो इसी प्रकार अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं कि रेडियस को अगर 3/2 गुना कर दिया जाए तो आपका एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 9/4 हो जाएगा पुराने वाले एरिया के, और आपका सरकमफेरेंस क्या होगा? 3/2 ही रहेगा। अच्छा, तो क्या ये हमेशा है? बिल्कुल सर। अगर मैं बोलूं कि आपकी रेडियस को मैंने कर दिया 7.2 टाइम्स, तो आपका सरकमफेरेंस कितने गुना होगा? तो आंसर विल बी 7.2 टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस। अंडरस्टैंड? क्योंकि आपकी R पर निर्भर करती है, एरिया उसके स्क्वायर पर निर्भर करता है। अब आती है हमारे चार्ट की बारी। ये ऐसा चार्ट है जो आपकी कैलकुलेशन को बेहद आसान बनाने वाला है। हाँ भाई, हाँ ऐसा चार्ट है भाई। अर्थमेटिक का बुक अगली वीक लॉन्च हो रहा है, ठीक है? हाँ आइए, अब मैं आपका चार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। चार्ट में हम रेडियस 7 लेते हैं। रेडियस 7 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए। मैं आपसे पूछता हूं एरिया क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर एरिया हो जाएगा πr²। तो 22/7, 7 गुणा 7, एक बार की बात है बस। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr 44। तो इसी के साथ ही अब ये चार्ट चलने वाला है कि जब रेडियस 7 है तो एरिया 154 है, सरकमफेरेंस 44 है। रेडियस को डबल कर दिया जाए तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, सरकमफेरेंस दुगना हो जाएगा। रेडियस को ट्रिपल कर दिया जाए तो एरिया 9 गुना हो जाएगा और सरकमफेरेंस 3 गुना हो जाएगा। रेडियस को चौपल कर दिया जाए तो एरिया 16 गुना हो जाएगा, सरकमफेरेंस 4 गुना हो जाएगा। रेडियस को 5 गुना कर दिया जाए तो एरिया 25 गुना हो जाएगा, सरकमफेरेंस 5 गुना हो जाएगा। रेडियस को कर दिया जाए तो एरिया कितना हो जाएगा? 55/44, सरकमफेरेंस 264। ठीक है, रेडियस को अगर आपने कर दिया भाई, आपने क्या किया था, ये 6 गुना कर दिया तो वो भी आपका 6 गुना हो गया। ठीक है, रेडियस को अगर मान लो आपने 3.5 कर दिया, 3.5 का मतलब 7 का आधा, तो आपका जो एरिया होगा वह हो जाएगा 38.5, और सरकमफेरेंस भी आधा हो जाएगा, 44 का 22। और रेडियस को अगर मान लो 21/2 कर दिया, यानी कि इसका आधा, तो एरिया हो जाता है 346.5, और आपका जो सरकमफेरेंस है वो हो जाएगा 66, 132 का आधा। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है, आपके पास ये रहेगा तो आप तुरंत कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। इसकी एक खास बात देख लीजिएगा कि 7 के गुणज में ही चल रही है, और ऐसा ही पेपर में रेडियस आए तो ही रिएक्ट करना, अन्यथा जो तरीके होते हैं उन्हीं से काम करिए। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं।
अगले कंसेप्ट की तरफ, अगला जो आपका चीजें हैं उनकी तरफ। आइए आगे मैं अगर प्रस्थान करूं तो अगली चीजें मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है आप ये जानते हैं, इसको चतुर्भुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज बोलते हैं और चतुर्भुज के बारे में आपको जानकारी मैं आज देने वाला हूं। मैं एक बार में ही सारी जानकारी दे दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन सा चतुर्भुज है? वर्ग। वर्ग वर्ग तो हम अलग से पढ़ेंगे, वर्ग और आयत अलग से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उसका अलग से एक पाथ एरिया वाला कंसेप्ट आता है ना। और ये मैंने आपको बनाया है क्या, ये भी आप मुझे बताइए। ठीक है, और ये भी आपने मेरे को बताया। और क्या हो सकता है? रोम्बस वोम्बस हो गया, एक समलंब और बना लेते हैं, ट्रेपेजियम। चलिए सबसे पहले आप इनकी शेप लिख लें। ये मैंने क्या क्या लिखा है, ये होता है सर अपना पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज। खास बात, आमने सामने की भुजा बराबर है, भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होता है। ये आपका एक वर्ग है जिसमें चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आयत है जिसमें लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होता है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहां भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यहां भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ये वर्ग और आयत हैं, इनको नाम लिख लो। इसका नाम है स्क्वायर, इसका नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, ये है रोम्बस। रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, डायगोनल्स अलग अलग होते हैं। यहां भी डायगोनल आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि समान नहीं होते। यहां डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। ठीक है, और आधा आधा काटते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं ना, इसलिए। ठीक है सर, हो गया। अब स्क्वायर में भी बराबर होते हैं और रेक्टेंगल में भी डायगोनल बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गया। अब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ये दो भुजाएं समांतर होती हैं और ये आपकी क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड होती है। एक पैरेलल साइड ए है, एक पैरेलल साइड बी है, और ये आपका नॉन पैरेलल साइड है, और इनके बीच की दूरी गिवन होती है, तब हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब मैंने ये सब डायग्राम क्यों बनाया है, आप भी बना लो एक बार, जल्दी से बना लो। और अच्छा लग रहा है भाई, दिल से लाइक वाइक करते रहो, ये काम नहीं होना चाहिए भाई साहब। हाँ चलिए जल्दी बताओ, जल्दी लिख लो फटाफट से, मैं कमेंट देख रहा हूं। चलिए, अब मैंने ये आपको अचार डालने के लिए नहीं लिखाया है, मेरा क्या काम है इसमें वो मैं बता देता हूं। हाँ, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, पैरेललोग्राम की रोटेशनल सिमेट्री जो होती है, यानी कि घूर्णी समरूपता, वो 2 होती है, और स्क्वायर की जो होती है 4 होती है। पैरेललोग्राम की 2 होती है, स्क्वायर की 4 होती है, और अपने रेक्टेंगल की भी 2 होती है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, रोम्बस की कितनी होती है? रोम्बस की भी 2 ही होती है। ठीक है, और चीजें चर्चा कर ली मैंने आपके सामने। अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, स्क्वायर। स्क्वायर क्या है सर? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि सर स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर, पहली बात तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री। स्क्वायर का एरिया कितना होगा? भुजा स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर? भुजा स्क्वायर। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? स्क्वायर का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, भाई चारों भुजाओं का योग परिमाप हो गया, पेरीमीटर बोलते हैं। अब जो मेन मकसद है, इसका डायगोनल बहुत काम आता है कभी कभार, क्योंकि क्वेश्चन में है ना, डायगोनल को इस तरह से यूज किया जाता है कि जैसे कि चाय में चीनी और पत्ती। तो डायगोनल क्या होता है?
आपको पता है पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि ये जो विकर्ण है ना, ये अर्धक भी है, 45 में डिवाइड कर देता है, ए रूट टू, यानी कि ए रूट टू, तो ये डायगोनल हो गया। तो यहां से मैं बात करना चाहूंगा कि एरिया बताओ डायगोनल की टर्म में, तो वो होता है सर डी स्क्वायर बाई 2। ये भाई लिख लो, क्योंकि इतना काम आता है ना, ये इतना काम आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है यहां पर, डायगोनल का क्षेत्रफल से संबंध इंपोर्टेंट है। और बताओ, तो डी स्क्वायर बटे 2। सर रोम्बस में 4 होना चाहिए ना, रोम्बस की रोटेशनल सिमेट्री 2 होती है भाई यार। और चेक कर लेता हूं, आप इतने इसको लिखो, और चेक कर लेता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, सीबीएसई में तो यही लिखा हुआ है। रोम्बस की 2 ही है भाई, हाँ 2 ही होती है ना, सही है। आरएस क्या है सर? रोटेशनल सिमेट्री, घूर्णी समरूपता, ठीक है। जिस पे घुमाकर वही आकृति दोबारा मिल जाए उसी को रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। आइए सर, ये हो गया अपना। अब आते हैं अपन रेक्टेंगल पर। अब रेक्टेंगल की बात कर लेता हूं मैं आपसे। सर रेक्टेंगल की भी बात कर लो। रेक्टेंगल में देखो, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ये बड़ा फेमस है यार, इसने अपनी जिंदगी में नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, शोहरत कमाई है, पैसा कमाया है, लेकिन बहुत फेमस है ये रेक्टेंगल, हर जगह काम आता है। रेक्टेंगल की बात क्या है, ये देखिए आप, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका जो अगर मैं विकर्ण निकाल दूं तो विकर्ण आपका क्या होगा, लंब का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। विकर्ण निकाल दिया, ये सबसे बड़ा, मतलब ये सबसे बड़ी लाइन है जो यहां हो सकती है। एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल बराबर आपकी क्या है, लंबाई है, आपकी भी जो बी है वो आपकी चौड़ाई है। अच्छा, अगर मैं परिमाप की बात करूं तो आपका जो, अगर मैं परिमाप की बात करूं तो क्या होगा, तो सर जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। नोट कर लो, ये नोट कर लो, चलो सर ये नोट कर लिया हमने। चलिए आइए, अब रेक्टेंगल की सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है, देखिए, अगर मान लो इसके चारों ओर एक रास्ता बना दिया जाए, प्लीज सब लोग सामने ध्यान देना, क्योंकि अब यही पिक्चर अटकी पड़ी है तुम लोगों की। तो रेक्टेंगल की सबसे बड़ी चीज है सर, ये मान लो आपके अंदर वाला जो एल है, ये अंदर वाला जो है विड्थ है, तो आपने बोला कि डब्ल्यू चौड़ाई का एक रास्ता है ना, आउटसाइड बना दिया, आउटसाइड आपने एक रास्ता बना के तैयार कर दिया, दोनों तरफ डब्ल्यू डब्ल्यू बढ़ेगा, दोनों तरफ डब्ल्यू डब्ल्यू बढ़ेगा, ये बात याद रखा करो, क्योंकि ये पेपर में भी आता है कि यार टेबल के बीच में कुछ रख देते हैं, तो है ना। तो सर एरिया क्या होगा इस रास्ते का, तो एरिया बराबर, ये किसका क्षेत्रफल है, पाथ का, पाथ एरिया। पाथ एरिया क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों तरफ डब्ल्यू डब्ल्यू, तो 2W इंटू 2W। डब्ल्यू आपकी क्या है, चौड़ाई, किसकी, रास्ते की, और रास्ते का ही एरिया निकाला है मैंने, जब बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो ये एरिया क्या है, आउटर पाथ का, बाहर बाह्य रास्ते का क्षेत्रफल है, आउटसाइड क्षेत्रफल। चलिए आइए अगला, मैं बोल देता हूं कि बाहर की तरफ अगर मान लीजिए एल है और ये आपकी चौड़ाई है, और आपसे बोल दिया जाए कि सर इनसाइड पाथ का बताओ, इनर पाथ एरिया, तो क्या होगा भाई साहब, 1 बटे लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2W इंटू 2W। कोई दिक्कत, लिख लो, ये सब पेपर में आने वाला है, और कल जिसने भी ज्योमेट्री का रिवीजन नहीं किया ना तो वो कर लेना, ठीक है। चलिए, हाँ ज्योमेट्री भी मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया है, वीडियो बना दिया है, ठीक है, ये लीजिए। तो ये हमने देखा सर आपका एक रेक्टेंगल है, और अगर 2 रास्ते निकल रहे हो
जो कि एक दूसरे के लंबवत हों। ऐसे दो रास्ते निकाल दिए जिनकी चौड़ाई दे दी आपको W। तो क्या होगा सर, दो रास्ते निकाल दिए जिनकी चौड़ाई आपको W दे दी, तो फिर इनर पाथ का एरिया क्या होगा, ये लंबाई है ना, ये लंबाई है और ये चौड़ाई तो फिक्स है, तो सर ये होगा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का W इंटू W। लिख लो, इन सब बहुत काम आने वाला है ये सब, है ना। चलिए, तो ये पूरे रेक्टेंगल पे क्वेश्चन बनते हैं और ये जरूर बनते हैं 100%। आपको फिर कॉस्टिंग पूछेगा कि भाई इतने इतने रुपए की, हाँ इतने रुपए की आपकी कॉस्टिंग है, तो आप एरिया वो निकाल दो कितना लागत लगा, है ना, बिछाने का रास्ते पर। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई साहब, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? बोले सर बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। मैंने अभी आपको पैरेललोग्राम बताया, तो पैरेललोग्राम में कोई ज्यादा खास बात नहीं है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, जल्दी बता सकते हो तो बताओ फटाफट। तो सर ये अगर ए साइड है, ये दोनों साइड बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, पहली बात तो, है ना, पता है ना, ये बात पता है। कल मैंने पूरा आपको ये लिखाया भी था, तो इसका भी एरिया वही जो कल मैंने लिखाया, आधार, और अगर इससे कोई लंब डाल दिया तो यहां पर भी वही सेम कंसेप्ट है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, कल मैंने आपको रोम्बस भी बताया, रोम्बस में भी क्या होगा, और इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप भी बता दो। तो परिमाप क्या हो जाएगा, सेम ही है और इसमें कुछ है भी नहीं। तो परिमाप क्या हो जाएगा सर, 2 गुणा a प्लस बी। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं पूछ लूं आपसे, डायगोनल का संबंध 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये डायगोनल का संबंध है। अब मैं बात कर रहा हूं रोम्बस के बारे में, सेम कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी बात ही नहीं है। चारों भुजाएं बराबर, एरिया क्या हो जाएगा 1/2, दो विकर्ण है बढ़िया बढ़िया वाले, एक ये d1 है और एक ये d2 है, और दोनों एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ट्रिपलेट बनाते हैं आप जानते हैं, तो दोनों डायगोनल का गुणनफल। पहली बात तो क्लियर हो गई, क्या हो गई, ये क्षेत्रफल हो गया। अगर मान लो ये एक आपका d1 है बाई 2 कर दिया, एक ये d2 बाई 2 कर दिया, तो क्या आप वो लगा सकते हैं 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये रिलेशन होता है डायगोनल का भुजाओं से, ये याद रखना। और अगर मान लो कोई रोम्बस का एरिया पूछ लिया जाए इस तरह से, ये जितने भी चीज मैं करा रहा हूं सब पे प्रश्न बनने वाला है। ये एक रोम्बस दे दिया और आपसे बोल दिया कि भाई ये कोण आपका थीटा है और ये भुजा आपकी ऐसे है, तो आप मुझे बताइए रोम्बस का एरिया क्या होगा। तो रोम्बस की एक खास बात यह है, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में भी यही होता है, हाँ आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो वो एरिया कैसे निकालोगे, तो गुरुजी बात आपने जो बिल्कुल कही है, उचित कही है, कि जो ये डायगोनल है ना वो दो बराबर भागों में बांट देता है। इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा, याद आ रहा है, इसका एरिया 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा, और दोनों को जोड़ दो, और जैसी दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा। भाई याद रखना इनको, ये सब पेपर में आने वाली चीजें हैं जो आपके पेपर में जरूर पूछी जाएंगी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई, और खींच कर लाइक करो ना यार, इतनी प्यारी प्यारी चीजें मैं आपको करा रहा हूं, एक वीडियो में निपटा रहा हूं सारा का सारा, क्योंकि ये सब आपके काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, चलिए, हाँ ये सब चीजें हमने देख ली। यहां पर रोम्बस ये हो गया। अब आते हैं ट्रेपेजियम पर। कल ट्रेपेजियम बताया था, वही एरिया होता है, एरिया थोड़ी चेंज होता है रोज रोज। तो ट्रेपेजियम भी देख लो एक बार। ट्रेपेजियम क्या कहता है सर, मान लो ए बी सी डी आपका एक समलंब चतुर्भुज है, और ये ए है और ये बी है, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है, अभी बताया था ना 0, कुछ नहीं होता इसमें। काइट की भी 0 होती है क्योंकि एसिमेट्रिक है ना, इसलिए। तो ये अगर हाइट है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू इनके बीच की दूरी। नोट कर लो भैया, पेपर में आते हैं। अगर ये दो भुजाएं AD और BC बराबर हो जाए तो ये जो ट्रेपेजियम है कौन सा बन जाता है, कोई बता सकता है आप में से? अगर AD और BC बराबर हो जाता है, अगर AD
हाँ चलिए, अगर एडी चलिए अगर एडी और हाँ एडी और बीसी बराबर हो जाता है तो ये जो ट्रेपेजियम है यह आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा ये, यानी कि ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है भाई यहां तक। आइए भाई, यहां तक क्लियर हो गया ना सबको, किसी को कोई टेंशन तो नहीं है? बहुत अच्छी चीजें सब मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज और लिखाना चाहता हूं, आप लोग लिख लीजिए। अगर मान लो आपसे पूछा जाए षटभुज का एरिया, षटभुज का एरिया कैसे बताओगे? बताओ। षटभुज मतलब होता है हेक्सागन। आप मुझे हेक्सागन का एरिया बता दो, मैं मान जाऊंगा। तो मैंने कल एक फॉर्मूला लिखाया था, किसको याद है? n/4 a स्क्वायर कॉट 180 डिग्री बटे n। याद आ रहा है? याद आ रहा है? कॉट 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 में याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है। तो सर क्या ये एरिया का फॉर्मूला सही है? और वैसे भी आप 6 गुणा इक्विलेटरल ट्राइंगल कर सकते हैं। हाँ, 6 गुणा इक्विलेटरल ट्राइंगल कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ। चलिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो यहां इससे भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। n बराबर 6 हो गया, 6/4 ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, कॉट 180/6 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हो गया सर 3/2 ए स्क्वायर और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3। तो क्या वही आ गया क्या जो आप चाहते हैं? अरे बोल दो यार, अरे हाँ या ना में तो जवाब दे दो यार, ऐसी क्या नाराजगी है? चलिए, बिल्कुल, ये तो सर मजा आ गया। चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऑक्टागन का एरिया कैसे निकालोगे? ऑक्टागन का एरिया बोलो भाई साहब, ऑक्टागन का एरिया। अगर मैं अष्टभुज का क्षेत्रफल पूछना चाहूं तो अष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बोल दो भाई। तो सर अष्टभुज का भी ऐसे निकाल दूंगा, एरिया बराबर n बराबर 8/4 ए स्क्वायर कॉट 180/8। 180/8 कितना हो जाएगा ये आपको बताना है बस। 90/4 22.5। 90/4 22.5 हो गया। हाँ, तो आपको कॉट 22.5 की वैल्यू दे देगा। तो a बराबर हो गया 2a स्क्वायर कॉट 22.5 डिग्री। 2a स्क्वायर कॉट 22.5 डिग्री। और कॉट 22.5 डिग्री का मान क्या होता है? √2 + 1। लिख लो, कॉट 22.5 डिग्री, जो कि मैंने आपको लिखाया भी है, √2 + 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 × √2 + 1 ए स्क्वायर। 2 × √2 + 1 ए स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? हाँ या ना में जवाब दे दो डियर स्टूडेंट जल्दी से। यस, मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? वेल डन भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें मैंने आपको कवर करवाई हैं। और जो अब सबसे मेन चीज आती है, हाँ सबसे मेन चीज वो ये आती है कि सर हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हम अक्सर कंफ्यूज यूं रहते हैं सर कैसे कंफ्यूज रहते हैं? चलिएगा, कि सर आपसे ये पूछ लिया जाए कभी कभार कि क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे? तो आप बोलेंगे यस। क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे? यस। क्या सारे के सारे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हैं? नहीं, गलत है। तो आप इसमें कंफ्यूज रहते हो। आज आपका कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि इस पे ये प्रश्न आना ही निश्चित है। ठीक है, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज ऊपर रहता है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या आयत समांतर चतुर्भुज है? आप बोलोगे यस। क्या वर्ग समांतर चतुर्भुज है? बोलोगे यस। कहानी यही है कि इसका जो कॉमन पार्ट होगा वो ये होगा जिनके कोण 90 डिग्री हो, और इसका जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा जिनकी जो लाइन है बराबर हो।
ये रेक्टेंगल होता है भाई, इसमें क्या अंग्रेजी है, ये रेक्टेंगल होता है, ये स्क्वायर होता है, और ये आपका रोम्बस होता है, ठीक है, और ये आपका पैरेललोग्राम होता है। तो वेन डायग्राम के थ्रू आप कभी भी अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए एक टेबल और लाया हूं मैं, ये रही। ये टेबल आपको क्या काम आएगी, जैसे कि हिंदी में है लेकिन आपके सारी समस्याओं का समाधान यही लिखा हुआ है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज में यस, आयत में करते हैं, समचतुर्भुज में करते हैं और वर्ग में करते हैं। विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, ना ही समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में बराबर होती है, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। तो विकर्ण की लंबाई बराबर होती है क्या, समांतर चतुर्भुज में नहीं होती, समचतुर्भुज में भी नहीं होती है, बराबर होती है आयत और वर्ग में। विकर्ण कोण अर्धक होते हैं क्या, ना समांतर चतुर्भुज में होते हैं ना आयत में होते हैं, केवल होते हैं तो समचतुर्भुज और वर्ग में। विकर्ण लंबवत होते हैं क्या, ना ही समांतर चतुर्भुज में होते हैं ना ही आयत में होते हैं तो समचतुर्भुज और वर्ग में। विकर्ण चार सर्वांग समत्रिभुज बनाते हैं, यस, यानी कि अगर कोई काटेगा तो बिल्कुल बनेंगे इन दोनों में, एरिया भी बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इन दोनों में नहीं होती हैं, इन दोनों में होती हैं। सभी कोण समकोण होते हैं आयत और समचतुर्भुज में, ये गड़बड़ कर दी ना, सभी कोण समकोण होते हैं, ये गड़बड़ है, इसको यहां कर दो, ये आयत और वर्ग में। चलिए ठीक है, तो ये पूरा रिवीजन आप लोगों का हो गया है, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी सर 3D, ये 3D है तो कल हम 3D का रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये बड़ा हो जाएगा, हाँ ये बड़ा हो जाएगा। अब ये कल हम 3D का रिवीजन करेंगे पूरा, और अभी मैंने आज पूरा 2D निपटा दिया है, कल हम पूरा 3D करने वाले हैं, हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने ये आपके हमने रखा है कि कल हम 3D का करने वाले हैं, ठीक है, पूरा 3D का पूरा रिवीजन करेंगे कल अपन, ठीक है। तो प्रिज्म, पिरामिड, ये सब कुछ, ऑक्टाहेड्रन, टेट्राहेड्रन, ये सब कुछ करने वाले हैं। साथ के साथ आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से मुझे बताओ, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो, अपने अपने दोस्तों तक शेयर करो, ये सेशन आपके बहुत काम आने वाले हैं भाई साहब, जी बिल्कुल। टेलीग्राम पर मैं PDF डाल दूंगा, टेंशन ना लीजिए, एक साथ डालूंगा, कल डालूंगा, ठीक है ना। अनअकैडमी पर जो भी आप गोल सेलेक्ट कर रहे हैं, साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है, 20% का ऑफ मिल रहा है। मेरे कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ो, आपकी लाइफ बदल जाएगी, एक अच्छे से गणित को पढ़ो, ठीक है। पूरा एक्सपर्ट बैच मिलेगा आपको, सारे टीचर्स की क्लास मिलेगी, SSC एग्जाम्स में आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट कोर्स ले सकते हो। अगर आप किसी और कैटेगरी से, जैसे कि UPSC, IIT, नीट, UG, कैट, वेट, इनकी तैयारी कर रहे हो, तो भी आप साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर 20% का डिस्काउंट पा सकते हो आज और कल में। तो सभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 20% का ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठाइए और मेरे कोर्सेस और अन्य कैटेगरी में टॉप फैकल्टीज से पढ़िए। आइकॉनिक फीचर लीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़िए, बहुत कुछ मिलेगा एडिशनल, ठीक है। साहिल 10 कोड लगाकर तैयारी करिए। ये मेरा टेलीग्राम है, इसी पर ही PDF मिलती है और इसी पर अगली क्लास की अपडेट मिलेगी। सेशन कैसा लगा जल्दी से बताइए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के भले के लिए है ये सेशन। तो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि ऐसी खूबसूरत सेशन मैं आपको लगातार दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी से ही मोटिवेशन बना रहता है। लव यू ऑल, बाय बाय।